हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे सार्क संगठन के बारे में। आज हम आज हम पढ़ने वाले हैं सार्क संगठन के बारे में। और सार्क संगठन है क्या, इसके बारे में हम देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी, या सार्क संगठन क्या है। साथ ही साथ सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी, सार्क संगठन में कौन कौन से देश सदस्य हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे और भी कहना चाहूँगा साथियों, कि आप लोग नोट्स भी बनाते चलिए। यदि आप नोट्स भी बनाते चलते हैं तो डेफिनेटली मैं कहता हूँ कि आप एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत, यानी कि आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। यानी कि आपसे अगर संगठन के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप बेहतर प्रदर्शन करके आएंगे या आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करके आएंगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। इसके बाद देखिए, जो मैं संगठन कवर कर रहा हूँ, आपको एक चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी मैं संगठन को कवर कर रहा हूँ, इसके बाद ना तो आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाना होगा और ना ही किसी दूसरी बुक आपको परचेज करना पड़ेगा। यानी कि ना तो कोई इससे रिलेटेड आपको कोई बुक परचेज करना होगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। बस आप नोट्स बनाते चलिए, बस आप नोट्स बनाते चलिए, समझते चलिए। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करिए, तो ताकि मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, आइए बात करते हैं किसी और बात की, अब चर्चा नहीं करते हैं। यानी कि अब आइए बात करते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। ठीक है, देखिए सार्क की बात करते हैं तो सार्क का फुल फॉर्म सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, सार्क के फुल फॉर्म की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या कहा जाता है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसे कहा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है मित्रों, तो इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अब इसका यदि हम हिंदी रूपांतरण करते हैं, देखिए रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय की बात की जा रही है, क्षेत्रीय सहयोग की बात की जा रही है, क्षेत्रीय सहयोग संगठन की बात की जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह क्या करेगा, यह किस प्रकार से काम करेगा, एशिया के दक्षिणी क्षेत्र में, एशिया के जो दक्षिणी राज्य हैं उन सभी के लिए यह काम करेगा। ठीक है, यह संगठन जो है उनके कल्चर के लिए काम करेगा, उनके इकोनॉमी के लिए काम करेगा। तो मतलब तमाम प्रकार के कार्य यह करेगा, वो सारे कार्य मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट पार्ट में, 2 पार्ट में मैं इसको कवर करने वाला हूँ, 2 पार्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, यानी कि कोई भी परेशानी आपको ना हो। आइए बात करते हैं। देखिए, अगर इसका हिंदी रूपांतरण हम करते हैं, तो यदि हम इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं तो इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। क्या हो जाएगा इसका हिंदी रूपांतरण क्या हो जाएगा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या हो जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन, इसे कहा जाएगा। और इसी को हिंदी में क्या कहा जाएगा, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसको हिंदी में कहा जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि सार्क है क्या, सार्क है क्या, आइए बात करते हैं। देखिए, सार्क एक अंतर सरकारी संगठन है। क्या है, अंतर सरकारी संगठन है। क्या है, अंतर सरकारी संगठन है। सार्क क्या है मित्रों, तो सार्क एक अंतर सरकारी संगठन है। सार्क क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यदि आपसे अब कोई पूछता है कि सार्क क्या है, तो आप बता दीजिएगा उसे कि सार्क क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है। सार्क क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब आइए बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर, कब हुई थी, 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को, यानी कि 1985 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, जब इसकी स्थापना हुई थी या जब इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय कहां पर की गई थी, जब इसकी स्थापना हुआ था या जब इसकी स्थापना की गई थी, तो
उस समय कहां पर की गई थी इसकी स्थापना? तो ढाका, और ढाका यानी कि बांग्लादेश, ठीक है। तो इसकी स्थापना बांग्लादेश यानी कि ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुआ था या सार्क संगठन की स्थापना कब की गई थी, तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क संगठन की स्थापना हुई थी। और कहां पर किया गया था मित्रों? तो ढाका में किया गया था। और ढाका कहां पर है? बांग्लादेश में। ढाका कहां पर है? बांग्लादेश में, इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि सार्क संगठन में कौन कौन से देश ऐसे हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य हैं, कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य हैं, आइए बात करते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय सार्क संगठन में 7 सदस्य थे, लेकिन बाद में 8 सदस्य बन जाते हैं, बाद में 8 सदस्य बन जाते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। देखिए, इसके अगर हम सदस्य की बात करते हैं तो थोड़ा सा अगर आप इंडिया की मैप बनाना है, यदि आपको इंडिया की मैप बना लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं बनाता हूँ, देखिए मुझसे बनता नहीं है, ठीक है, चित्र वगैरह मुझसे बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बनाने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ अलग ही प्रकार से बन गया है, ठीक है। तो ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे, इतना तो आप समझदार हैं ही। तो ये रहा भारत का मैप, ठीक है, ये है भारत का मैप, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो भारत का मैप, ठीक है, ये है भारत का मैप। तो यानी कि कहा जा सकता है कि इसका जो सदस्य है, यानी कि इसमें जो पहला सदस्य होगा वो भारत होगा। तो पहला सदस्य कौन सा हो गया? भारत हो गया। अब दूसरे सदस्य की बात करते हैं तो भारत के जितने भी मैं पड़ोसी देखे, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वे सारे देश जो हैं सार्क संगठन के सदस्य हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं, भले ही वे पड़ोसी देश हैं, लेकिन सार्क संगठन के सदस्य नहीं हैं। इसके बारे में आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर बात करते हैं उत्तर पश्चिम की बात करें या पश्चिम की बात करें तो कौन आ जाता है? पाकिस्तान, यानी कि पाक आ जाता है, हमारा छोटा भाई। तो भारत के बाद दूसरा सदस्य कौन बन जाता है? भारत के बाद दूसरा सदस्य कौन बन जाता है? तो पाकिस्तान, ठीक। फिर पाकिस्तान के ऊपर आप देखते हो कि अफगानिस्तान आ जाता है, लेकिन अभी आपको अफगानिस्तान नहीं लिखना है, अभी आपको अफगानिस्तान नहीं लिखना है। तो पहले भारत लिखिए, फिर पाकिस्तान लिखिए। तो यानी कि पहला सदस्य कौन सा हो गया? भारत हो गया, फिर पाकिस्तान हो गया। फिर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर आ जाता है चाइना। लेकिन चाइना जो है या चीन जो है वो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है, बल्कि वो किसमें उसे रखा गया है? उसे पर्यवेक्षक राज्य में रखा गया है, यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री में उसे रखा गया है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। देखिए, पहला सदस्य कौन सा हो गया? भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा चाइना के, अफगानिस्तान की हमने बात किया। देखिए, ये सदस्य है, लेकिन अभी आप मत लिखिए, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको बताना है 7 सदस्य इसके, जब इसकी स्थापना हुई थी या जब इसकी स्थापना की गई थी तो उस समय इसमें 7 सदस्य थे। इसको मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो भारत, पाकिस्तान, फिर आ जाता है नेपाल, फिर आप जानते हो कि यहाँ भूटान आ जाता है, ठीक है, थोड़ा से इसको ऐसे कर लेते हैं। फिर आ जाता है भूटान, फिर यहाँ पर बात करते हैं बांग्लादेश। देखिए, यहाँ पर बात करते हैं तो म्यांमार आ जाता है। तो म्यांमार जो है वो भी सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। फिर यहाँ पर भूटान, नेपाल लिख लीजिए, सॉरी, हाँ, फिर यहाँ पर पाकिस्तान के बाद नेपाल लिख लीजिए, नेपाल हो गया, नेपाल के बाद भूटान हो गया, और भूटान के बाद म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार लेकिन नहीं है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश है। तो आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बांग्लादेश क्या था? बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी। तो बांग्लादेश में इसकी स्थापना की गई थी, तो इसलिए बांग्लादेश भी इसका सदस्य रहा होगा, यानी कि इसका सदस्य है। तो बांग्लादेश भी इसका सदस्य है। फिर यहाँ श्रीलंका है, तो श्रीलंका को भी लिख लीजिए, श्रीलंका भी है।
फिर उसके बाद श्रीलंका के बाद और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो मालदीव की बात की जाती है। तो मालदीव जो है वो भी सार्क संगठन का सदस्य है। देखिए 7 कौन कौन से राज्य हैं या 7 कौन कौन से देश हैं जो सार्क संगठन के सदस्य हैं। तो पहली चीजें मैंने आपको बताया, पहली कंट्री के बारे में मैंने आपको बताया भारत, फिर दूसरी कंट्री की बात करें तो पाकिस्तान, तीसरी कंट्री की बात करें तो नेपाल, चौथी कंट्री की बात करें तो भूटान, पांचवी कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश, छठी कंट्री की बात करें तो श्रीलंका और 7वें देश की बात करें, ठीक है, यानी कि 7वीं कंट्री की बात करें तो मालदीव है। कौन कौन से देश हैं एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। देखिए कौन कौन से राज्य हैं या कौन कौन से राज्य मतलब होता है देश, कौन कौन से राज्य हैं तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव। कितने हो गए 7। अब देखिए 2007 में क्या हुआ, 2007 में क्या हुआ, इसमें एक और देश शामिल हो गया, इसमें एक और देश शामिल हो गया। वो कौन सा देश था, अफगानिस्तान। कौन सा देश था, अफगानिस्तान इसमें शामिल हो जाता है। अफगानिस्तान जब इसमें शामिल हो जाता है तो अब इसमें वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में सार्क संगठन में कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 8 सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन से देश हैं एक बार फिर से इसको रिवीजन करिएगा, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो ये 8 ऐसे सदस्य हैं, 8 ऐसे देश हैं जो सार्क संगठन के सदस्य हैं, जो सार्क संगठन के सदस्य हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए सार्क संगठन को अगर सार्क संगठन के सदस्य को याद रखना चाहते हैं, सार्क संगठन के सदस्य को याद रखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा मैप आना चाहिए। यदि आपको थोड़ा मैप आता है तो मैं डेफिनेटली कहता हूं कि आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। मैं एक बार याद करवाने का प्रयास करता हूं। अगर आपको थोड़ा मैप आता हो तो थोड़ा से आप समझिएगा। देखिए पहले इंडिया का हमने मैप बनाया, जब इंडिया का हमने मैप बनाया, एक बार आप कल्पना कीजिए कि इंडिया का मैप आपने बना लिया, ठीक है। जब आपने इंडिया का मैप बनाया तो इंडिया के मैप के ऊपर आप देखिए कि जो पड़ोसी राज्य मतलब पड़ोसी देश कौन सा है, पाकिस्तान। तो भारत, पाकिस्तान, फिर ऊपर चले जाइए तो अफगानिस्तान के बाद फिर आ जाइए, चीन को काट दीजिए क्योंकि चीन इसका सदस्य नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, नेपाल, भूटान, फिर म्यांमार आ जाता है तो म्यांमार को भी काट दीजिए, म्यांमार भी नहीं है। फिर उसके बाद बांग्लादेश के नीचे श्रीलंका और श्रीलंका के नीचे थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं तो मालदीव, ठीक है। तो 8 ऐसे देश हैं जो सार्क संगठन के सदस्य हैं, 8 ऐसे देश हैं जो सार्क संगठन के सदस्य हैं। अब एक चीज आप ये सोचिए कि जितनी भी कंट्री हैं, 8 जो कंट्री हैं, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो इकोनॉमिकल देखा जाए तो भी मजबूत है, अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए यानी कि अकॉर्डिंग टू जनसंख्या देखा जाए तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा मजबूत है। तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा देश है, किसी भी एंगल से आप देखते हैं तो भारत की बात करें तो भारत क्या है कि भारत इस संगठन का सबसे बड़ा देश है, इस संगठन का सबसे बड़ा देश है। दूसरी चीजें, भारत एक ऐसा देश है जो सभी कंट्री यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंट्री के साथ अपनी सीमा साझा करता है। भारत एक ऐसा देश है जो सभी कंट्री या ज्यादा से ज्यादा कंट्री के साथ सीमा साझा करता है, बाकी देश जो है वो सीमा साझा नहीं करते हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान जो है भारत से बहुत ज़्यादा चिढ़ता है और इस बात से चिढ़ता है क्योंकि भारत जो है यहाँ पर बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है, यानी कि बड़े भाई की भूमिका निभाता है। और बड़ा भाई क्या करता है, छोटे भाइयों को आर्थिक रूप से सहायता देता है, और जिसके कारण पाकिस्तान क्या है कि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा चिढ़ता है भारत से। आप जानते हैं कि भारत जो है नेपाल को भी सपोर्ट करता है, भारत जो है भूटान को भी सपोर्ट करता है, बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ आप देखिए अगर आप ऊपर चले जाते हैं अफगानिस्तान, श्रीलंका नीचे आ जाते हैं
मतलब जितने भी देश हैं इन सभी देशों की अगर सहायता कोई करता है तो वो है भारत करता है। और जिसके कारण भारत पाकिस्तान कहता है कि भारत जो है हमेशा और हमेशा क्या करता है कि लोगों की यानी कि इन देशों की सहायता करके इनको अपने पक्ष में रखता है और हमारी बात नहीं सुनता है। और यहाँ पर आप जानते हो कि पाकिस्तान किस प्रकार का देश है और पाकिस्तान हमेशा इधर उधर की फिजूल की बातें वो करता ही रहता है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं कि सदस्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब आइए बात करते हैं कि मुख्यालय कहाँ पर है। अब आइए बात करते हैं कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में आइए हम बात करते हैं। अगर हम मुख्यालय की बात करें, यदि हम मुख्यालय की बात करते हैं तो मुख्यालय कहाँ पर है? नेपाल। नेपाल यानी कि काठमांडू। ठीक है, तो काठमांडू में, काठमांडू यानी कि नेपाल में इसका मुख्यालय है। तो सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में है। काठमांडू यानी कि नेपाल में। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। तो यहीं पर इसका मुख्यालय है। यदि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यदि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि सार्क संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू में है। और इसकी स्थापना जब की गई थी, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी ये पूछा जाता है, तो ढाका। और ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। तो वहीं पर इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन मुख्यालय इसका अदर कंट्री में है। और अदर कंट्री कौन सा है? काठमांडू। काठमांडू यानी कि नेपाल। ठीक है, नेपाल में। अब आइए लास्ट बात कर लेते हैं कि पर्यवेक्षक राज्य में या पर्यवेक्षक में या ऑब्जर्वर में कौन कौन से राज्य हैं। ठीक है, जिन्हें एक तरीके से कहा जा सकता है इसमें सदस्यता नहीं दी गई है, लेकिन ये लोग क्या कर सकते हैं, जब इसका सबमिट होता है यानी कि जब सम्मेलन होता है तो उस सम्मेलन में क्या कर सकते हैं? भाग ले सकते हैं। ठीक है, भाग ले सकते हैं, बैठ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन अगर मतदान की बात की जाएगी तो ये सारे सदस्य मतदान नहीं कर सकेंगे। यानी कि जहां निर्णय की बात आती है तो निर्णय लेने में ये लोग अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे। ठीक है, तो पर्यवेक्षक राज्य का मतलब ये हो जाता है, या पर्यवेक्षक का मतलब ये हो जाता है कि केवल और केवल आप बैठकर ऑब्जर्व करिए बस। ठीक है, जब भी इस प्रकार के देखिए, जब भी अगर आपसे कोई कहता है कि पर्यवेक्षक राज्य का उन्हें दर्जा मिला है या उस राज्य को ऑब्जर्वर की कंट्री के रूप में दर्जा मिला है, तो ये समझ लीजिए कि उसकी कोई भूमिका नहीं है। वो केवल और केवल क्या बैठ सकता है? एक आराम से जाकर बैठेगा, सुनेगा और सुनकर चला आएगा। अगर कोई राय देना चाहता है तो राय भले दे सकता है, लेकिन मतदान की बात की जाएगी तो मतदान नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पर्यवेक्षक राज्य की बात करें तो चाइना जो है अस्थायी सदस्यों में नहीं है, बल्कि पर्यवेक्षक का दर्जा उसे दिया गया है। यानी कि सार्क संगठन का जब भी सबमिट होता है या सबमिट हो, उसमें अगर चाहे तो बैठ सकता है, भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। आइए अब बात कर लेते हैं सीधा सिंपल सी बात, कौन कौन से देश हैं। तो चाइना है, ठीक है, यानी चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, ईरान है और जापान है, मॉरिशस है, म्यांमार है और दक्षिण कोरिया है, यूएसए है, सॉरी दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इतने सारे देश हैं जो जिन्हें पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ है या पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा मिला हुआ है, यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में इन्हें दर्जा मिला हुआ है। यानी कि ये लोग क्या कर सकते हैं? केवल और केवल सबमिट में या किसी बातों में भाग ले सकते हैं, या लेकिन उसमें मतदान नहीं कर सकते हैं बस। यानी कि निर्णय की भूमिका में इनकी कोई भूमिका नहीं होगी, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमें देखेंगे कि साउथ यानी कि सार्क संगठन का उद्देश्य क्या है और कब कब इसका सबमिट हुआ है, और अभी क्या 2020 में इसका सबमिट हुआ है कि नहीं, और 2021 में क्या इसका सबमिट होगा कि नहीं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि पाकिस्तान किस प्रकार से आरोप लगाता है या किस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाता है, या पाकिस्तान इसमें क्या, पाकिस्तान की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में भी बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, इसी को कंटिन्यू यानी कि अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।